नमस्कार दोस्तों, कृषि पाठशाला पे आप सभी लोगों का स्वागत है। ड्राई फार्मिंग के अंतर्गत हम सभी लोग वृद्धि अवरोधक तक का हम सभी लोगों ने कवर कर लिया था। तो उसमें क्या था, पहले समझ लेते हैं, थोड़ा रिकैप भी कर लेते हैं, जिससे आप सभी लोगों को एक मोटा मोटा आंकड़ा हो जाएगा और रिवीजन भी हो जाएगा। तो हम सभी लोग क्या कर रहे थे, जो वाष्पोत्सर्जन अवरोधक है उनके बारे में सभी लोग बात कर रहे थे। ठीक है, तो वो 4 प्रकार थे: स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप, रिफ्लेक्टिंग टाइप, फिल्म फॉर्मिंग टाइप और ग्रोथ रिटर्डेंस। तो उसमें जो स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप के अंतर्गत क्या था, ऐसे पदार्थों का हम सभी लोग उपयोग करते हैं जो रंध्रों को बंद करके जल की हानि को अपेक्षाकृत कम कर देते हैं। क्या करते हैं, रंध्रों को बंद कर देते हैं, जिससे जल की हानि जो होती है वह कम हो जाती है। उसमें एग्जाम्पल की बात करें तो PMA @ 10⁻⁴ हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब आपके स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप के अंतर्गत शामिल हो जाएंगे। अब रिफ्लेक्टिंग टाइप की बात करते हैं तो रिफ्लेक्टिंग टाइप के अंतर्गत ऐसे पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है जो सूर्य से आने वाली किरणों को परावर्तित कर देते हैं, पत्तियों का तापमान कम कर देते हैं। ठीक है, सूर्य से जो आने वाली किरणें होती हैं उसमें पत्तियों के तापमान कम हो जाता है। ठीक है, जो इनका इस्तेमाल करने से तो वाष्पोत्सर्जन से जो जल की हानि होती है वह अपेक्षाकृत कम हो जाती है। उदाहरण की बात करें तो केओलिनाइट हो गया, आपका कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, मैग्नीशियम कार्बोनेट हो गया, जली चूना, ये सब इसके अंतर्गत शामिल हो गए। केओलिन का 5% का इस्तेमाल 1000 लीटर में किया था। अच्छा, जो उसका द्वारा घोल बनता है उसमें उसको टीपोल, उसकी स्थिरता के लिए, घोल को स्थायी बन देने के लिए टीपोल का इस्तेमाल करते हैं सभी लोग। अगला हमारा हो गया फिल्म फार्मिंग। तो फिल्म फार्मिंग की बात करें तो फिल्म फार्मिंग क्या होता है दोस्तों, ऐसे पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं इसमें जो पत्तियां होती है उनके ऊपर एक पतली सतह बन जाए, पतला आवरण बन जाए, जिससे वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है वो कम हो जाती है। जैसे आपका मोम पदार्थ हो गए, ऑयल हो गए, हेक्साडेक्नॉल, ये सभी इसके अंतर्गत इस्तेमाल किए जाते हैं। और वृद्धि अवरोधक की बात करें, ग्रोथ रिटर्डेंस के अंतर्गत क्या होता था, इसके अंतर्गत दोस्तों ऐसे पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है जो जड़ की अपेक्षा तने की वृद्धि को कम कर देते हैं। जैसे जो जड़ों की ग्रोथ होती है उसकी अपेक्षा तने की वृद्धि को कम कर देते हैं, जिससे पौधों को कम जल की आवश्यकता होती है। उदाहरण की बात करें तो आपका साइकोसोल हो गया था। तो ये थे जो हम सभी लोगों ने वाष्पोत्सर्जन अवरोधकों के बारे में बात करी थी। अच्छा, एक महत्वपूर्ण फैक्ट यह था दोस्तों कि IARI के द्वारा मूंग, सरसों, गेहूं आदि की फसलों पर केओलिन के प्रयोग से करीब 12 से लेकर के 30% तक फसल जो थी उसकी उपज में वृद्धि हासिल करी गई थी। तो एक महत्वपूर्ण बात थी। और केओलिन का इस्तेमाल कैसे किया जाता था, पूर्व के लेक्चर में सभी लोगों ने अच्छे से बात करी है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, ड्राई फार्मिंग के अंतर्गत क्रॉप मैनेजमेंट, जो एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इसको भी हम सभी लोग समझेंगे। आज का हमारा क्या रहेगा बिंदु, जिसको हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं। क्रॉप मैनेजमेंट। ये हो गया क्रॉप मैनेजमेंट। ठीक है, फसल प्रबंधन। ये हो गया आपका क्रॉप मैनेजमेंट, फसल प्रबंधन। तो इसमें क्या, इसका तात्पर्य क्या है कि यहाँ पर जो शुष्क खेती वाले जो इलाके होते हैं उसमें फसलों का प्रबंधन कैसे किया जाए, ये एक महत्वपूर्ण बात है। तो उसी को लेकर के आज हम सभी लोग चर्चा करेंगे। तो अपने लेक्चर को आगे बढ़ाने से पूर्व हमारे चैनल को सब्सक्राइब जिन लोगों ने नहीं किया है जरूर कर लें, और ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके, अपनी पढ़ाई को भी अच्छे से करते रहिए। तो फसल प्रबंधन पर बात करते हैं दोस्तों। इसमें सबसे पहले महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि जैसे शुष्क क्षेत्रों में जो फसलें उगाई जाती हैं उनकी अवधि जो होनी चाहिए दोस्तों, जो कुल अवधि है, हम एक प्रकार से कह सकते हैं जो कुल वर्षा की अवधि है, करीब जो कुल वर्षा की अवधि उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि मान लेते हैं कि 100 दिन वर्षा हुई है तो उसके अंदर ही ऐसी फसलों को उगाया जाए कि जैसे 80 से 90 दिन के अंदर वो तो तैयार हो जाए। अगर मान लेते हैं कि वर्षा की हमें किसी क्रॉप को वर्षा की आवश्यकता एक प्रकार कह सकते हैं अधिक है, जैसे वर्षा की अवधि आपकी 100 दिन की, ठीक है, और फसल हम ऐसी लगा रहे हैं शुष्क वाले इलाकों में जो वहां पर वह तैयार हो रही जाकर के 110 या 120 दिन में, तो क्या वो अच्छे से अपनी उपज दे पाएगी? नहीं दे पाएगी। एक प्रकार हम कह सकते हैं नुकसान, हमें किसानों को नुकसान उठाना पड़ेगा। तो वही कहने का तात्पर्य है क्रॉप मैनेजमेंट के अंतर्गत यहाँ पर जो शुष्क क्षेत्रों में उगाई जाने वाली फसलें होंगी उनकी अवधि वर्षा की कुल अवधि अर्थात 90 से लेकर के 150 दिन से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और शुष्क भूमि क्षेत्रों में जो खरीफ या फिर रबी फसलों में दलहनी फसलों को उगाना चाहिए, शामिल करना चाहिए, जिससे हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन की आवश्यकता को करीब 25 से 30% तक का कम किया जा सकता है। अच्छा, दलहनी फसलों को भी इसमें यदि हम हरी खाद के लिए प्रयोग करें तो 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर से हम कह सकते हैं कि हम बचत कर पाएंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर जो शुष्क भूमि वाले इलाके हैं अगर वहां पर हम खेती कर रहे हैं दोस्तों, तो वहां पर खरीफ या रबी फसलों में दलहनी फसलों को उगाना चाहिए।
शामिल कर लेंगे अगर हम, तो नाइट्रोजन की जो आवश्यकता होगी हमारी करीब 25 से लेकर के 30% तक कम हो जाएगी। 25 से लेकर के 30% तक क्या होगा, कम हो जाएगी। ठीक है, अगर दलहनी फसलों को हम क्या करेंगे, हरी खाद के लिए अगर हम उगाते हैं, जैसे शुष्क वाले इलाके का कोई दलहनी फसल हम उगा रहे हैं, यदि हम उसको हरी खाद के लिए प्रयोग करेंगे तो 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन जो प्रति हेक्टेयर की दर से हम बचत कर सकेंगे। तो इसको नोट करते हैं क्योंकि यह महत्वपूर्ण बिंदु है। शुष्क क्षेत्रों में उगाई जाने वाली फसलों की अवधि, वर्षा की कुल अवधि, वर्षा की कुल अवधि, वर्षा की कुल अवधि 90 से 150 दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिए। अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो शुष्क क्षेत्रों में जो उगाई जाने वाली फसलें हैं उनकी अवधि, वर्षा की कुल अवधि 90 से 150 दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिए। और शुष्क भूमि में अब हम बात करते हैं, अगला हमारा बिंदु क्या है, शुष्क भूमि क्षेत्र में, शुष्क भूमि क्षेत्र में, शुष्क भूमि क्षेत्र में खरीफ या रबी फसलों, खरीफ या रबी फसलों, खरीफ या रबी फसलों की रबी फसलों को शामिल करने से नाइट्रोजन की आवश्यकता को जो नाइट्रोजन की आवश्यकता है उनको 25 से 30% तक का कम कर सकते हैं। कम किया जा सकता है। ठीक है, 25 से 30% तक का जो फसलें हैं उनको कम किया जा सकता है। शुष्क भूमि क्षेत्र में खरीफ या रबी फसलों को शामिल करने से नाइट्रोजन की आवश्यकता को 25 से 30% तक का कम किया जा सकता है। वहीं जो दलहनी फसलें हैं, दलहनी फसलों को हरी खाद के लिए प्रयोग करने से, हरी खाद के लिए प्रयोग करने से, हरी खाद के लिए प्रयोग करने से 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से बचत होगी। 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन की प्रति हेक्टेयर की दर से बचत होगी। तो ये तो हो गया आपका किस प्रकार का मैनेजमेंट किया जाना चाहिए, किस प्रकार की फसलें उनकी अवधि क्या हो वो उगानी चाहिए। अब हम बात करते हैं जो मिश्रित खेती है दोस्तों, यहाँ पर उसकी मिश्रित खेती की जानी चाहिए। अच्छा, मिश्रित खेती करने का लाभ क्या है दोस्तों, मान लेते हैं कोई एक क्रॉप हमारी जो है डैमेज हो गई तो हम अपनी अतिरिक्त जो हमारी दूसरी क्रॉप होगी दोस्तों उसको हम आर्थिक लाभ ले सकेंगे। तो कहने का तात्पर्य है इन क्षेत्रों जहां पर मिश्रित खेती की जाती है, जो मिक्स्ड क्रॉपिंग इन इलाकों में जब किया जाता है तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं यह फसल बीमा है हमारा, कि अगर एक क्रॉप हमारी डैमेज हो गई तो दूसरी से हम अपना आर्थिक लाभ गेन कर पाएंगे। तो फसल प्रबंधन में क्या रहेगा, मिश्रित खेती, मिश्रित खेती
मिश्रित खेती का तात्पर्य क्या है कि 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ उगाया जाना, तो उसमें मिक्स क्रॉपिंग कहेंगे। ठीक है, एक प्रकार का यह क्या है, एक प्रकार का फसल बीमा है दोस्तों, एक प्रकार का फसल बीमा। ठीक है, फसल बीमा का तात्पर्य यही कि अगर मान लेते हैं कि एक हमारी क्रॉप डैमेज हो गई, तो हम अन्य जो दूसरी हमारी क्रॉप अगर हमने उगाया है उसको, तो उससे हम अपना आर्थिक लाभ ले सकेंगे। जो भी हमारे द्वारा अपना खर्चा किया गया है क्रॉप उगाने में, उसकी पूर्ति कर सकेंगे। तो इसकी बुआई की दिशा क्या होनी चाहिए, यहाँ पर बुआई की दिशा, बुआई की दिशा, बुआई की दिशा क्या रहेगी दोस्तों। तो शुष्क जहां पर हम शुष्क खेती करते हैं उन इलाकों की अगर हम बुआई की दिशा की बात करें तो पूर्व से पश्चिम की दिशा रखनी चाहिए हमें। बुआई की दिशा क्या रखेंगे, पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम। ये हो गई बुआई की दिशा, पूर्व से पश्चिम। पूर्व से पश्चिम वाले इलाकों में हमको इसकी खेती करनी चाहिए। मान लेते हैं कि हमारा कोई प्लॉट है दोस्तों, ठीक है, तो ये आपका पूर्व इलाका हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया। तो शुष्क इलाकों में जब हम खेती करेंगे तो कहने का तात्पर्य इस बिंदु का क्या है कि हमारी दिशा क्या होनी चाहिए, पूर्व से पश्चिम होनी चाहिए हमारी दिशा बुआई करने की इलाकों में रहेगी। हम जो कोई क्रॉप लगाएंगे तो पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर लगाएंगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी बुआई करने की दिशा, किसी भी क्रॉप को उगाने की दिशा शुष्क वाले इलाकों में। तो मिश्रित खेती में एक राशन कर सकते हैं, फसल बीमा हमारा है। वहीं बुआई की दिशा की बात करें तो पूर्व से पश्चिम इलाकों में हो जाएगा। अच्छा, जब हम फसल को इस्तेमाल करेंगे शुष्क इलाकों में तो वहां पर बीज दर जो क्या रहेगी, सामान्य रूप से जैसे हम जो बीज दर इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, वहां से 10 से 15% की बीज दर अधिक रहती है। अच्छा, जो पौधों की संख्या रहेगी वो 10 से 15% तक का हम कम इस्तेमाल करेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि मान लेते हैं कि जैसे हम कोई फसल उगा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें बीज की मात्रा आमतौर पर सामान्य रूप से अधिक रखेंगे। सामान्य रूप से अगर अधिक रखने का तात्पर्य यहाँ पर क्या होगा, कुछ अगर हमारे बीज बुआई करते समय डैमेज हो जाते हैं मान लेते हैं, तो जो उनकी अधिकता है उसकी कमी को पूरी करेगी। वहीं जो पौधों की संख्या क्या करेंगे, यहाँ पर कम रखेंगे। कम क्यों रखेंगे, ताकि जो उनका विकास अच्छे से हो सके, ठीक है, जो अच्छे से डेवलप हो सके। तो नोट करते हैं इसको। शुष्क खेती वाले क्षेत्रों में आमतौर पर बीज दर आमतौर पर बीज दर 10 से 15% अधिक रखते हैं। अधिक रखेंगे। वहीं पौधों की संख्या वहीं पौधों की संख्या 10 से 15% तक कम रखते हैं। कम रखेंगे। तो ये तो हो गया आपके लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु कि शुष्क खेती करने वाले क्षेत्रों पर जो बीज दर दोस्तों है आमतौर पर 10 से 15% अधिक रखी जाएगी। वहीं पौधों की संख्या जो 10 से 15% तक कम रखेंगे। ठीक है, तो ऐसा क्यों, हमने इसको भी बताया सभी लोगों को ऐसा रखने के इसके पीछे कारण क्या है। अब अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं कि बीज जो फसलें उनकी किस्मों को लेकर के शुष्क खेती जिन क्षेत्रों में करते हैं वहां पर एक प्रश्न कर सकते हैं किस प्रकार की किस्मों का इस्तेमाल होता है, कौन कौन सी शुष्क इलाकों को सहनशील करने वाली किस फसलों की किस प्रकार की किस्में हैं, उसको समझ लेते हैं। तो जैसे कि हम इधर एक हेडिंग डाल लेते हैं, एक लाइन बना लेते हैं। तो इधर हमने नोट कर लिया, ये हो गई आपकी फसल।
ये से संबंधित किस्में, संबंधित किस्में। कौन कौन सी होंगी? तो पहली हमारी फसल कौन सी? अगर हम गेहूं की बात करें, गेहूं में शुष्क इलाकों वाले खेती करने के लिए कौन सी अच्छी किस्में होंगी, जो अक्सर प्रश्न में आपके पूछे भी जाते हैं? तो गेहूं, एक मिनट, पहली हमारी क्रॉप कौन सी है? गेहूं। तो गेहूं की कुछ किस्में जैसे आपकी हम बात करें, जो 666 हो गई आपकी, राज 3077 हो गई आपकी, ठीक है, K65, मुक्ता, ये सभी आपकी शुष्क सहनशील वाले इलाकों में खेती करने के लिए उपयुक्त हैं, शुष्क खेती के लिए महत्वपूर्ण किस्में एक प्रश्न कह सकते हैं। तो इनको नोट करते हैं कौन कौन सी होगी आपकी। जैसे मुक्ता हो गई, मुक्ता एक महत्वपूर्ण किस्म है दोस्तों। जॉब 666 हो गई, जॉब 666 हो गई। K65 हो गया, K65 हो गया, ये सभी शुष्क खेती में, शुष्क खेती के लिए उपयुक्त किस्में हो गई। तो गेहूं की हो गई। जौ की नोट करते हैं। जौ में जैसे आरडी आपकी 31 हो गई, आरडी 2552 हो गई, आरडी 31, आरडी 31, आरडी 2552, 2552। तो ये हो गई जौ की किस्में। अब अन्य महत्वपूर्ण किस्मों को नोट करते हैं। ठीक है, बाजरा, बाजरा की अगर हम कुछ किस्मों पर बात करें, जैसे कि आप सभी लोगों की कौन कौन सी किस्में हो गई, जैसे RH B 30 हो गई आपकी, HHB 67 हो गई, MH MH हो गई, MH 179 हो गई आपकी, एक पर्सन कह सकते हैं कि जैसे WCC 75 हो गई। तो ये सभी बाजरा की शुष्क खेती के लिए उपयुक्त किस्में हो गई। तो कौन कौन सी? RH B 30 हो गई, RH B 30 हो गई, HHB 67 हो गई। ये बहुत ही प्रचलित दोस्तों हैं और अक्सर इनसे प्रश्न भी आए हुए हैं, तो उन्हीं किस्मों को हम सभी लोगों ने यहाँ पर उठाया हुआ है। MH 179 हो गई। तो ये तो हो गई बाजरा को लेकर के। ठीक है, ज्वार की बात करें, ज्वार बाजरा, तो बाजरा तो हो गया। ज्वार की कुछ महत्वपूर्ण किस्में जैसे कि आपकी SPV 96 हो गई, SPV 96 हो गई। ये हो गई एक ज्वार को लेकर के महत्वपूर्ण किस्म, जो शुष्क शुष्क क्षेत्र है वहां पर खेती करने के लिए उपयुक्त रहेगी। अगली हमारी फसल कौन सी? मूंग। मूंग की कौन कौन सी किस्में हैं दोस्तों? जैसे पूसा बैसाखी हो गई, RMG 62 हो गया आपको, आपकी पूसा बैसाखी यह बहुत ही प्रचलित है, यह प्रश्न आया हुआ भी है, तो पूसा बैसाखी आप लोग याद रखिए। पूसा बैसाखी हो गया, ठीक है। RMG 62 हो गया, RMG 62 हो गया। तो ये तो हो गया मूंग को लेकर के। सरसों की बात करें, जैसे बरुड़ा हो गया, RS 30 हो गया, बायो 902 हो गया, दुर्गा मणि, ठीक है, और पूसा बोल्ड। ये सभी किस्में सरसों की किस्में, इनसे भी कई सारे प्रश्न आए हुए हैं, तो इसको नोट करते हैं। सरसों कौन कौन किस्में हो गई? बरुड़ा हो गई आपकी, बरुड़ा हो गई, RS 30 हो गया, RS 30 हो गया, ठीक है। पूसा बोल्ड, अरावली, अरावली हो गया, पूसा बोल्ड हो गया। ये तो सरसों को लेकर के बात हो गई, सरसों की कुछ महत्वपूर्ण किस्मों पर। आगे बढ़ते हैं। चना, अगली हमारी कौन सी फसल है?
तो चना, चना की जैसे एक बहुत ही प्रचलित क्रॉप है दोस्तों, जो बहुत ही प्रचलित किस्म है C235, एक बार पूछा गया है C235। तो और दोहद येलो, दोहद येलो ये भी एक महत्वपूर्ण किस्म है। तो चना की होगी दोहद येलो और C235 प्रश्न आया हुआ भी है। अब हम उड़द की बात करें, उड़द की एक महत्वपूर्ण किस्म है कसड़ा, कसड़ा बरखा, ये महत्वपूर्ण किस्म है उड़द की लेकर के। अब हमारी अगली किस्म है, अगली फसल है मक्का। मक्का की कौन कौन सी महत्वपूर्ण ऐसी किस्में हैं जो शुष्क क्षेत्रों में खेती करने के लिए उपयुक्त हैं? जैसे संकुल अगेती हो गई, D765 हो गई, संकुल अगेती हो गई, संकुल अगेती, संकुल अगेती 76, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है किस्म दोस्तों। और इसमें चना की C235, संकुल अगेती 76 मक्का की एक महत्वपूर्ण किस्म है जो शुष्क क्षेत्रों में खेती करने के लिए उपयुक्त मानी जाती है। मूंगफली के पढ़ लेते हैं, मूंगफली, मूंगफली। तो मूंगफली की किस्मों की अगर हम बात करें, जैसे कि आपकी JL24, CG2, GG2, ये महत्वपूर्ण किस्म है। GG सेकंड हो गई, ठीक है, JL24 हो गई, ये इंपॉर्टेंट है। तो मूंगफली का जैसे गा है तो GG, GG2, ये आप सभी लोग ऐसे याद रख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इतनी पर्याप्त है। चना की C235 हो गया, दोहद येलो हो गया, उड़द की बात करें तो कसड़ा बरखा हो गया, मक्का संकुल अगेती 76, D765, मूंगफली की GG2 और JL24, ये महत्वपूर्ण किस्में हो गई जो शुष्क इलाके हैं वहां पर खेती करने के लिए बेहतर मानी जाती हैं। अब हम सभी लोग क्या करेंगे, इवेपो ट्रांसपिरेशन पर बात करेंगे, वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन। अगला हमारा बिंदु क्या है, वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन, वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन। वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन, तो पहले इसको समझते हैं, फिर बाद में क्या करेंगे, नोट भी करेंगे। तो वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन का तात्पर्य क्या है, जैसे दोस्तों जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं उसमें 99% करीब जल वाष्पोत्सर्जन द्वारा नष्ट होता है। तो वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, जैसे जो एक प्रश्न कह सकते हैं कि जल की हानि है, तो भूमि का वाष्पीकरण व पौधों का उत्सर्जन के रूप में जल का बाहर निकलना वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। इसमें कौन कौन से शामिल है, भूमि का वाष्पीकरण हो गया और पौधों का उत्सर्जन, ठीक है। इसके रूप में जो भी जल बाहर निकलता है, जो भी जल की हानि होती है, एक प्रश्न कह सकते हैं वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन कहलाएगा। 99% करीब जल दोस्तों होता है, नष्ट हो जाता है। और वाष्पीकरण को जैसे हमने कहा था, अभी ऊपर ही बात कर चुके हैं, जैसे कि इनको कम कैसे किया जा सकता है, तो विभिन्न प्रकार की विधियां जैसे कि परावर्तन, रिफ्लेक्टिंग टाइप पदार्थों का इस्तेमाल करके, या फिर अवरोधक पट्टियां, मल्चिंग आदि का इस्तेमाल करके हम सभी लोग इसको कम करते हैं। तो ये क्या है, पहले इसको नोट कर लेते हैं। भूमि का वाष्पीकरण, भूमि का वाष्पीकरण व पौधों का उत्सर्जन के रूप में जल का बाहर निकलना। ये तो हो गया भूमि का वाष्पीकरण व पौधों का उत्सर्जन के रूप में जल का बाहर निकलना वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन कहलाता है।
करीब 99% जल वाष्पोत्सर्जन द्वारा नष्ट होता है। वाष्पोत्सर्जन द्वारा नष्ट होता है। अब सभी लोग इवेपोट्रांसपिरेशन रेशियो पर बात करेंगे। तो यह किसे कहते हैं, यह प्रकार का डिफिनेशन है, सभी लोगों को याद रखना होगा दोस्तों। 1 किलो शुष्क पदार्थ पैदा करने के लिए पौधों द्वारा वाष्पोत्सर्जन में चाहिए गई कुल जल की मात्रा वाष्पोत्सर्जन आपका अनुपात कहलाता है। कहने का तात्पर्य है कि जब हमें 1 किलो शुष्क पदार्थ पैदा करना होता है तो उसके लिए जो पौधों द्वारा वाष्पोत्सर्जन के रूप में एक प्रकार कह सकते हैं चाहिए उनकी जो कुल जल की मात्रा होती है वाष्पोत्सर्जन अनुपात कहलाता है। तो क्या है वाष्पोत्सर्जन अनुपात, इवेपोट्रांसपिरेशन रेशियो। वाष्पोत्सर्जन अनुपात, वाष्पोत्सर्जन अनुपात क्या है, इसको नोट करते हैं कि 1 किलो शुष्क पदार्थ उत्पन्न करने के लिए 1 केजी शुष्क पदार्थ उत्पन्न करने के लिए पौधे द्वारा वाष्पोत्सर्जन एक किलो शुष्क पदार्थ उत्पन्न करने के लिए पौधे द्वारा वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से आवश्यक कुल जल की मात्रा वाष्पोत्सर्जन अनुपात कहलाती है। अनुपात कहलाती है। अच्छा दोस्तों, मेरा इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन यह भी है कि थ्योरी के रूप में रखना, पढ़ाना मैंने आप सभी लोगों ने पहले से इस बारे में बात कर रखी है ताकि आप सभी लोगों को फैक्ट याद करने में आसानी हो दोस्तों। इसीलिए यहाँ पर मैं ऐसे लिख देता हूँ ताकि आप अच्छे से याद कर सकें। तो वाष्पोत्सर्जन अनुपात को 1 किलो शुष्क पदार्थ में जब उत्पन्न करना होता है तो उसके लिए पौधे द्वारा वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से जो आवश्यक कुल जल की मात्रा होती है वह एक क्लास कह सकते हैं कि इवेपोट्रांसपिरेशन रेशियो कहलाता है। अच्छा, वाटरशेड को बात कर, वाटरशेड को समझते हैं क्या है वाटरशेड। तो वाटरशेड क्या है दोस्तों, एक प्रकार की जियो हाइड्रोलॉजिकल प्रक्रिया है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें वाटरशेड में क्या होता है, जो जैसे कि मान लेते हैं वर्षा होती है कहीं, ठीक है, जैसे कि ये बादल हमारे हैं, ठीक है, इनसे जो भी ये वर्षा हो रही है, ठीक है, इसको एक स्थान पर हमने इसको एकत्रित कर लिया, ठीक है, इसको यहाँ पर एकत्रित कर लिया। फिर उसके बाद में जहां पर सिंचित संसाधनों का अभाव होता है इसके माध्यम से नालियों या पाइप आदि के माध्यम से यहाँ तक जल पहुंचाया हमने, ठीक है। तो एक प्रकार से वाटरशेड या फिर मैनेजमेंट का एक प्रकार से कह सकते हैं हुआ। जो वर्षा के समय क्या हुआ, विभिन्न प्रकार के तरीकों को अपना करके वर्षा जल का हम संचयन करते हैं, आवश्यकता पड़ने पर खेतों को उपलब्ध कराते हैं, तो वो वाटरशेड के अंतर्गत शामिल है। नोट करते हैं इसको भी, वाटरशेड क्या है आपका, वर्षा के जल का संचयन तथा आवश्यकता पड़ने पर इसका प्रयोग या फिर किसी भी माध्यम से नदियों या फिर आदि में उसको छोड़ दिया जाता है, नदियों तालाबों में,
अब वाटरशेड के हम प्रकारों की बात करते हैं। वाटरशेड के प्रकार कौन कौन से हैं? टाइप्स ऑफ वाटरशेड, टाइप्स ऑफ वाटरशेड। टाइप्स ऑफ वाटरशेड के अंतर्गत कौन कौन से प्रकार इसके शामिल हैं? तो वाटरशेड के बारे में तो हम सभी लोगों ने बात कर ली। अब टाइप्स ऑफ वाटरशेड के बारे में बात करते हैं। जैसे मिनी, माइक्रो, मिली, सब माइक्रो एंड आपका मैक्रो हो गया। तो मिली के अंतर्गत क्या रहेगा? 1 से लेकर के 100 हेक्टेयर तक क्या हो गया? माइक्रो के अंतर्गत क्या रहेगा? 100 से लेकर के 1000 हेक्टेयर तक शामिल हो गया। और मिली के अंतर्गत 1000 से लेकर के 10,000 हेक्टेयर हो गया। अच्छा, सब माइक्रो की हम बात करें, जब सब माइक्रो की बात करते हैं तो उसमें कितना शामिल हो जाएगा? तो सब मैक्रो में 10,000 से लेकर के 50,000 तक शामिल हो जाएगा। वही मैक्रो में 50,000 से अधिक हो जाएगा। तो इसको नोट करते हैं। मिनी, मिनी वाटरशेड, मिनी वाटरशेड। मिनी वाटरशेड के अंतर्गत कितना है? 1 से लेकर के 100 हेक्टेयर तक। वही मिनी के बाद अगला आपका क्या रहेगा? माइक्रो रहेगा। माइक्रो वाटरशेड में कितना रहेगा? 100 से लेकर के 1000 हेक्टेयर तक। 100 से लेकर के 1000 हेक्टेयर तक हो गया आपका माइक्रो में। मिनी, माइक्रो, फिर उसके बाद मिली। तो मिली में कितना रहेगा दोस्तों? 1000 से लेकर के 10,000 तक। 1000 से लेकर के 10,000 हेक्टेयर। तो मिली में 1000 से लेकर के 10,000 हेक्टेयर आपका एरिया शामिल हो गया। सब मैक्रो, सब मैक्रो, सब मैक्रो में कितना शामिल रहेगा? सब मैक्रो प्रकार के वाटरशेड के अंतर्गत 10,000 से लेकर के 50 हेक्टेयर शामिल रहेगा। 10,000 से लेकर के 50,000। वहीं जब आपका मैक्रो होगा, ठीक है, तो मैक्रो में 50,000 हेक्टेयर से अधिक हो जाएगा। तो अगर वाटरशेड की हम बात करते हैं दोस्तों, तो वाटरशेड एक प्रकार की जियो हाइड्रोलॉजिकल प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है? जो वर्षा का जल होता है उसको संचित किया जाता है। फिर किसी भी प्रकार के जो विभिन्न प्रकार के तरीके हैं उसमें से उपयुक्त तरीकों का इस्तेमाल करके नाली या फिर पाइप आदि के द्वारा उसको नदी या तालाबों में छोड़ दिया जाता है, या आवश्यकता पड़ने पर उसका इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके प्रकारों की बात करें तो आपका मिनी वाटरशेड हो गया। तो मिनी वाटरशेड में 1 से लेकर के 1000 हेक्टेयर तक एरिया शामिल हो गया। माइक्रो की बात करें तो 100 से लेकर के 1000 तक का हो गया। वही जो मिली वाटरशेड है उसमें 1000 से लेकर के 10,000 हेक्टेयर तक। सब माइक्रो 10,000 से लेकर के 50,000 हेक्टेयर तक, जबकि माइक्रो में कितना रहेगा? तो 50,000 हेक्टेयर से अधिक रहेगा। तो ये तो हो गया आपका, मेरे ख्याल से ये तो हो गया आपके वाटरशेड मैनेजमेंट। अच्छा, शुष्क क्षेत्रों के लिए कुछ फसल चक्रों के बारे में बात करते हैं और यहीं पर हमारी बात समाप्त हो जाएगी ड्राई फार्मिंग को लेकर के, जो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर है। इतना आपके एग्जाम के लिहाज से एक तरह से कह सकते हैं कि काफी होगा। शुष्क क्षेत्रों के लिए फसल चक्र, शुष्क क्षेत्रों के लिए फसल चक्र। तो इसमें क्या रहेगा शुष्क क्षेत्रों के लिए फसल चक्रों में? जैसे कि झांसी बुंदेलखंड इलाके में की बात करें, उत्तर प्रदेश के लिहाज से हम इसमें बात करेंगे। झांसी बुंदेलखंड, झांसी बुंदेलखंड जैसे इलाकों में लोबिया उर्द को कुसुम के साथ, लोबिया, ठीक है, या हम लोबिया हो गया आपका, लोबिया या फिर उर्द की कुसुम के साथ खेती अच्छी हो जाएगी। ठीक है, कुसुम या फिर चना हम कह सकते हैं। एक शुष्क क्षेत्र के लिए उचित आपका फसल चक्र माना जाएगा। ठीक है, वहीं सोयाबीन को सरसों या फिर चना के साथ,
सोयाबीन को चना या सरसों के साथ। तो सोयाबीन को या तो या फिर चना या फिर हम कह सकते हैं कि सरसों, इसमें से सही रहेगा दोस्तों इस्तेमाल करना। आगरा की बात करें, आगरा मंडल की, अच्छा ये प्रश्न में आए हुए हैं तो इसी के लिए मैंने शामिल किया इसमें। तो आगरा मंडल की बात करें, आगरा में कौन सा फसल चक्र शुष्क इलाकों के लिए बेहतर रहेगा? मूंग हो गया आपका, मूंग सरसों, मूंग सरसों, ठीक है। बाजरा चना, बाजरा चना, बाजरा चना हो गया, या फिर जौ का भी हम प्रयोग कर सकते हैं, परती सरसों। ये तो हो गए फिर फसल चक्र आपके हो गए दोस्तों। तो झांसी बुंदेलखंड जैसे इलाकों की बात करें तो लोबिया या फिर उड़द को कुसुम के साथ हम अच्छे से इसका फसल चक्र अपना सकते हैं, या फिर चना का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कुसुम के स्थान पर, और सोयाबीन या फिर सरसों को हम सभी लोग चना के साथ उगा सकते हैं। आगरा मंडल की बात करें तो मूंग को हम सरसों के साथ, बाजरा को चना या फिर जौ के साथ इसको इसमें जो इन इलाकों हैं, ये क्षेत्र जो है आपके, इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा दोस्तों यही तक था। आपका जो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर है समाप्त हो गया। शुष्क आपके टॉपिक में शामिल है, खासकर एजीटीए वाले भाइयों के लिए, और जो एग्रीकल्चर सर्विसेज का पीसीएस के तहत होने वाले एग्जाम उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको आप सभी लोग अच्छे से कवर कर लीजिए, मुझे नहीं लगता इससे कुछ बाहर आएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में।